Hello guys, salam, sat sri akal and namaste. So welcome to Cyrus Talks. Thank you so much for joining this video. आप सबका बहुत प्यार मिला मेरे को जो लास्ट में हमने दो वीडियोस डाली थी इमिग्रेशन से रिलेटेड, यूएस इमिग्रेशन से रिलेटेड। उस पर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो आज का मेरा टॉपिक मेनली रहेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो मोस्टली लोगों ने मुझसे उन वीडियोस में क्वेश्चंस पूछे हैं। उसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है अपने पास और मैं चाहता था कि उनको फेस टू फेस एक जवाब देने के लिए किस तरीके से क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस मैं फिर से बनाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं और आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आती है हमारी, तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना उस चैनल को, क्योंकि वो आपका 1 मिनट जो आप लाइक और सब्सक्राइब करने में लगाते हैं उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसी वीडियोज़ बना पाते हैं और कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर हम इसमें ही वीडियो बना पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था @सुजाता और @अमनदीप कौर ने और @अहमद, इन्होंने पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू में, मतलब कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो जी पहली बात तो ये है कि आप ना कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, लाइक हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कोई भी। बट मेनली मैं प्रेफर करूँगा, जैसे मैं गया था तो वो इंग्लिश में ही मैंने दिया था। बट अगर आपको कोई भी लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं देना चाहते और नहीं दे पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहले ही अपना अपॉइंटमेंट जब आप करते हैं तो प्रेफर्ड लैंग्वेज का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप प्रेफर्ड लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज डाल सकते हैं। बट बाय चांस अगर आपको वो नहीं भी मिलती और अपॉइंटमेंट डेट आपको मिल रही है और अगर आपको वो नहीं मिल रहा लैंग्वेज का, तो आप उसमें इंग्लिश ही डाल दीजिए। जब आप इंटरव्यू पे आएंगे तो आप विंडो पे जाकर अगर ये बात बताएंगे कि यू नीड अ ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर की आपको जरूरत है, तो आप जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था @अली खान, उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि उनका रिफ्यूजल हो गया था और वो वापस अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने शायद वीडियो देखा होगा हमारा इससे प्रीवियस वाला, जिसमें मेरी वाइफ का भी रिजेक्शन हुआ था। 2 टाइम उसका रिजेक्शन हुआ था स्टूडेंट वीज़ा पे, और उसके बावजूद भी उसने वापस अप्लाई किया मेरे साथ और देन उसका हो गया था। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपका रिफ्यूज़ल हो रहा है बार बार तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप रिफ्यूज़ल आने के कुछ ही टाइम बाद अगर आप देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा गैप लीजिए, कुछ महीनों का गैप लीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स जो आपकी थी, जो आपको लगता है कि आपके उस दौरान में जो रिफ्यूज़ल की वजह हो सकती है, वो रिफ्यूज़ल की वजह को प्लीज़ क्लियर आउट कीजिए। वो कुछ भी हो सकती है, बैंक फंड हो सकते हैं, या फिर आपकी आइटनरी का इशू हो सकता है, या उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं दिख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड उन चीज़ों पे काम कीजिए और देन वापस अप्लाई कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन @वैशाली ने पूछा है कि B1 B2 वीज़ा इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवल वीज़ा। क्या मतलब B1 B2 वीज़ा अगर जो ट्रैवल वीज़ा से अलग होता है या नहीं होता। तो इसका आंसर है जी कि B1 B2 वीज़ा ना दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। B1 जो है वो बिजनेस मीटिंग्स के लिए टेम्परेली, जो अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है या फिर कोई भी आपको बिजनेस रिलेटेड वर्क है उसके लिए होता है। B2 टूरिज्म पर्पज के लिए होता है। और इसका कॉम्बिनेशन इन्होंने बना रखा है B1 B2, जिससे सारे के सारे जो भी लोग अप्लाई करते हैं B1 B2 टेम्पररी तौर पे जाने के लिए, नॉन इमिग्रेंट वीजा बोलते हैं इसे, तो आपका यही वीजा है। ट्रैवलिंग के लिए भी B1 B2 वीजा ही लगता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रैवल के लिए भी आपको B1 B2 ही अप्लाई करना पड़ता है। तो चौथा क्वेश्चन लेते हैं जी। ये पूछा है @कपूरथला ने कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा, और उन्होंने वहाँ यूके और कनाडा में भी ट्रैवल किया है और उनका इंटरव्यू जनवरी 2025 में होने वाला है। हाँ जी, तो चांसेस की बात करें तो सीरियसली मैं अगर मैं आपको इसमें एक दिखा दूंगा, मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी थी। चांसेस होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, 50 60 70% तक होते हैं चांसेस। 20 30% का ऐसा मार्जिन आता है हर साल में ना, ये चेंज होता रहता है। मतलब आपको मैं पूरी लिस्ट दिखा दूंगा जिसमें कई सालों का एक रिकॉर्ड है, जिसमें कई सालों से आप बता रहे हैं कि कब रिफ्यूजल्स कितने हुए थे और कितनी फाइलों को एक्सेप्ट किया गया था। मान लीजिए अगर एवरेज ले लिया जाए, मतलब जिस दिन मैं गया था उस दिन दिल्ली वाली एम्बेसी में जब हमने देखा था तो 10 में से 6 7 लोग ऐसे थे जिनको वापस भगा देते थे, विंडो से ही पासपोर्ट वापस देके भेज देते थे। तो 3 4 लोगों का होता था। बट ऐसा एक हो सकता है, एक ही एम्बेसी का केस हो, बाकी जगह का ना हो। तो ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बट आप ट्राई कीजिए, होगा ज़रूर। अपने पेपर जितने स्ट्रांग हो सकते हैं वो रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए प्लीज़। क्योंकि सीरियसली में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बार बार बोला है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे। आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, वो ऑलरेडी उनके पास इन्फॉर्मेशन DS 160 फॉर्म में आ चुकी है, बट वो जो पूछ रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से बताइए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। कोशिश कीजिए जितना हो सके, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताइए। ज़रूरी नहीं है बहुत इलेबोरेट करके बताने की ज़रूरत, बट पॉइंट टू पॉइंट में अपने सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दीजिए
और जो पूछते हैं बता दीजिए, एंड देन वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। और हाँ, इन्होंने ट्रैवल कर रखा है यूके एंड कनाडा का, तो इसका एक ये फैक्टर अच्छा हो जाता है कि ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी होती है ना, तो उनको ये चीज़ दिख जाती है कि आप जाते हैं एंड देन अपना काम खत्म करके वापस आते हैं, चाहे वो घूमने गए हैं, चाहे बिजनेस पर्पज से गए हैं, जिससे भी गए हैं। बट अगर आप जाते हैं और वापस आते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर मैटर करता है। सो पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, ये पूछा है @रोहन ने। तो उन्होंने पूछा है कि कैन वी गो इनसाइड इफ माई रिलेटिव्स हैव इंटरव्यू। एक्चुअली इनका पूरा क्वेश्चन ये था कि अगर इनके रिलेटिव्स थे, एक अंकल आंटी थे, उनको इंटरव्यू के लिए जाना था, तो इन्होंने पूछा था कि क्या वो भी इसके साथ इनके साथ जा सकते हैं अंदर। तो जी इसका आंसर है, अगर आप 18 साल से नीचे है, मतलब माइनर कैटेगरी में आते हैं, तो वो अलाउ करते हैं आपको कि आप अपने एप्लीकेंट के साथ जा सकते हैं, एज एन पेरेंट और गार्डियन के तौर पे आप जा सकते हैं। बट अगर 18 से प्लस के उम्र का किसी का इंटरव्यू है, तो देर आर नो चांसेस कि आपको वो अलाउ करें। उसके लिए उन्होंने एक वेटिंग लाउंज बनाया होता है, वहाँ पे आप वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं, तब तक आप वेट कीजिए। हाँ, इन वन एक्सेप्शनल केस, जिसमें अगर आपके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स अगर फिजिकली लाइक दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग, लाइक अगर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत है या फिर वो चलने में दिक्कत है या कुछ बताने में दिक्कत है, तब आप अपने इंटरव्यू के दौरान में ही आप ये एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि हम साथ में आना चाहते हैं, बिकॉज द एप्लीकेंट इज अनेबल टू यानी डू समथिंग, या वो आने में दिक्कत है, उनको फिजिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तब आप जरूर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू के दिन में मैंने भी 2-3 लोगों को देखा था जो अपने फैमिली वालों को लेके आए थे व्हील चेयर पे, और वो साथ में ही थे इंटरव्यू विंडो पे। तो इसी के साथ हम सिक्स क्वेश्चन लेंगे। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है @विक्की और @अजय कुमार। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दोनों ने सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कैसे होता है। तो जी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको यूएस एम्बेसी की एक साइट होती है, जिसपे आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे यूएस एम्बेसी पे की साइट पे जाके, उसमें अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल का ऑप्शन अगर आप टाइप करेंगे, तो आपको सीधा उसी लिंक पे लेके जाएगा। उस लिंक पे जाने के बाद आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होता है, जो कि अब बनाना पड़ता है जब आप DS-160 फॉर्म भर रहे होते हैं। तो उसी में ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होता है जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो वही लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, वो आपकी डिटेल्स दिखाएगा, उसमें आपको रीस्केड्यूलिंग का ऑप्शन आएगा अपॉइंटमेंट का, वहाँ पे आप क्लिक करके अपने अपॉइंटमेंट को वापस रीस्केड्यूल कर सकते हैं। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 3 से 4 बार ही आप कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोशिश कीजिए पहले कि अगर जो आपको डेट मिल गई है उस दिन ज़रूर जाइए। अगर वो नहीं हो पा रही है किसी तरीके से, और अगर आपको लगता है कि आपको और कोई डेट चाहिए, तो फिर देन उसके बाद आप उसमें अप्लाई कीजिए एंड शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है जो हमारा हर्षिता ने पूछा है कि ट्रैवल आइटनरी होना ज़रूरी है क्या? तो ट्रैवल आइटनरी होना ज़रूरी है। अब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर वो आपसे पूछते हैं विंडो पे, अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने, मतलब मेरे केस में भी यही हुआ था, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उन्होंने मुझसे भी यही पूछा था कि अगर आप जा रहे हैं यूएस में, तो यूएस में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस किस सिटी में जाएंगे, अगर कोई पर्टिकुलर सिटी है तो उसमें जाके क्या करने वाले हैं। तो अगर आपको ये बात पता है कि आप यूएस में जाने वाले हैं, तो यूएस में कौन कौन सी सिटीज़ में जा रहे हैं, किस सिटी में कितने टाइम के लिए रुक रहे हैं, कौन सी सिटी में कहाँ पे जगह जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूयॉर्क में जाते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आपको पता है कि आप सेंट्रल पार्क जा सकते हैं, टाइम स्क्वायर जा सकते हैं, या फिर कोई म्यूजियम में जाना हो, कोई भी पर्टिकुलर रिलेटेड काम हो, या लॉस एंजलिस में जाना है, या कैलिफोर्निया में किसी जगह जाना है, यूजिमिटी पार्क है, या नेशनल पार्क में जाना है। तो अगर आप जितना आपकी आइटनरी डिटेल्ड होगी, तो उनको ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि आप जाएंगे, आप घूमेंगे, और अपना टाइम स्पेंड करने के बाद देन आप वापस आएंगे। तो ट्रैवल आइटनरी होना इज नॉट दैट कंपलसरी, बट अगर आपके पास होती है तो एक एडवांटेज है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मुझे जाना है अपने काम से, और मुझे इस यही चीज़ करके वापस आ जाना है। तो वो भी ये चीज़ देखते हैं कि हाँ ये बहुत कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ में, और वो जाएंगे और देन वापस ज़रूर आएंगे। तो उसका ही यूज़ होता है ट्रैवल आइटनरी के लिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है जी, जो पूछ रहे हैं वाजू गेमिंग, @वाजू गेमिंग ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ अप्लाई करते हैं साथ में, तो उनका इंटरव्यू क्या एक साथ में होता है या नहीं होता, और ज़्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों एक साथ अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई ऐसा होगा जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होगा, और कोई एक ऐसा होगा जो डिपेंडेंट होगा। तो मेरे केस में मैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट था, मेरी वाइफ डिपेंडेंट थी। तो उसी केस में अगर जब आप फाइल अपनी लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पहली बात तो वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट से ही पूछते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट से ही पूछेंगे, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किससे क्या पूछते हैं। अगर उनको प्रिंसिपल एप्लीकेंट की फाइल में सब चीज़ें सही लग रही हैं, तो वो सिर्फ अपना डिपेंडेंट वाले से ही पता करेंगे कि वो क्या करते हैं। मेरे केस में उन्होंने मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे थे,
कहाँ कहाँ पे गए थे, क्या चीज़ें करते हो, आप क्या करते हो, कितनी इनकम है आपकी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। देन उसके बाद मेरी वाइफ से एक दो क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि आप कहाँ काम करते हो एंड आपका क्या प्लान है, आप किधर जॉब करते हो, किस कैटेगरी में है। बस यही कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किससे ज़्यादा पूछेंगे या कम पूछेंगे, बट हाँ ये श्योर है कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट से ज़्यादा पूछ सकते हैं और डिपेंडेंट से वो ज़्यादा नहीं पूछते, क्योंकि उनकी फाइल ऑलरेडी प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ ही लगी हुई है। एक ही विंडो पे आप दोनों को एक साथ जाना है। जब आपका एप्लीकेशन का नंबर इंटरव्यू का आएगा विंडो पे, आप दोनों को साथ में जाना है और दोनों ही साथ में इंटरव्यू देंगे। नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो पूछा है @सुमन करकी और @अमन अग्रवाल। इन दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि इस केस में सुमन करकी जी ने पूछा था कि वो नेपाल से हैं और उनकी सिस्टर यूएस में रहती है और उन्होंने उन्हें इनवाइट किया है, तो वो कैसे अप्लाई करें। तो सेम क्वेश्चन अमर अग्रवाल ने भी पूछा था कि उनकी भी सिस्टर यूएस में रहती है और वो कैसे अप्लाई करें। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको यूएस B1 B2 वीज़ा ही अप्लाई करना है। सेम DS-160 फॉर्म भरेंगे आप, पूरे स्टेप सेम है। इसमें अपने डॉक्यूमेंट सारे आप लगाएंगे, ITR, फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन आपका पूरा प्लान, कितने टाइम के लिए आप जाना चाहते हैं, कब आप जाएंगे, कब आप वापस आना चाहते हैं और कितने टाइम रहेंगे, क्या आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कि नहीं आपकी कंट्री के साथ, ये सब आपको लगाने हैं। प्लस अगर आपकी सिस्टर आपको इन्वाइट कर रही है, आपका कोई फैमिली रिलेटिव रहता है, तो आपको उनका इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। इनविटेशन लेटर में वो ये बताएंगे कि ये हमारे से मिलने आना चाहते हैं, विजिटिंग पे आना चाहते हैं, एंड देन वो कितने टाइम के लिए रुक रहे हैं, कहाँ पे रुकेंगे। अगर वो उनके घर पे रुक रहे हैं तो वो ये बताएंगे कि हम उनका रहने का, खाने का जो भी खर्चा हम उठाने वाले हैं, तो वो उसमें लिखेंगी मेंशन करके। तो वो चीज़ थोड़ी ईजी हो जाती है समझने के लिए कि लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन मिल गया उन्हें, LOA बोलते हैं इसे। तो अगर उन्हें एक्सप्लेनेशन दे दी उन्होंने, जिसमें इन्विटेशन लेटर के साथ में भेजते हैं ये, तो अगर ये चीज़ बताएंगे तो वो उनके लिए ईजी हो जाता है समझना कि आपको किसी ने इनवाइट किया, आपका फैमिली रिलेटिव रहता है और आपने एक B1 B2 वीज़ा लगाया। तो वो सेम ही कैटेगरी है। आपका वो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। प्लस उसमें अगर आपका इन्विटेशन लेटर ज़रूर मंगवाइएगा अगर आपके सिस्टर या कोई भी रिलेटिव वहाँ रहते हैं और उनके पास मिलने जा रहे हैं तो। और लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था, 10th क्वेश्चन, @आर्टिस्ट रूब्स और @अनिल अजी ने, कि हाउसवाइफ कैसे अप्लाई करे जिनके किड्स भी हैं साथ में। सो इसका भी वही एक आंसर है, B1 B2 वीजा इज द ओनली आंसर। B1 B2 वीजा ही अप्लाई करना है आपको। बट इन दिस केस आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मेनली आपको लगाने होंगे उनके जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो अगर आप स्पॉन्सर आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आपकी सारी जाएंगी, उन्हीं की ITR, उन्हीं के बैंक स्टेटमेंट्स, उन्हीं के इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, और वो कितना फंड्स दिखा रहे हैं, आपके सेटलमेंट फंड जो आपको वहाँ पे घूमने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए जो फंड्स लगेंगे आपके और आपके किड्स के लिए, तो वो सारे फंड्स जो भी दिखाएंगे वो आपके हस्बैंड दिखाएंगे। उन्हीं की ही सारी डिटेल्स लगेगी कि आपके टाइज कितने हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज कितने हैं आपके, वापस क्या आप जाके वापस आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन करेंगी और एक एक्सप्लेनेशन लेटर लगेगा कि आपके हस्बैंड एज अ स्पॉन्सर आपको इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, और देन आपके सारी ट्रैवलिंग जितना भी खर्चा है वो सारे आपके हस्बैंड बेयर कर रहे हैं। सो इसी के साथ हम आज ये वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप बार बार पूछते रहिए, जो भी आपको अगर ऐसी कोई क्वेरी हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। सो प्लीज़ इसी के साथ मैं आप आपसे विदा चाहूँगा एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सी यू।